यहूदियों के धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो वो बीफ को अपना फूड मानते हैं और बीफ खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। गाय को खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। और वो भी जो एकेश्वरवाद को नहीं मानते, यानी कई ईश्वर है जिनके, जैसे हिंदू, उनको काफर मानते हैं। आरएसएस जैसा जो संगठन है वो प्रेरित हुआ है मुंजे या उस टाइम में हेडगेवार, इन लोग प्रेरित जो हुए वो हिटलर और मुसोलिनी से होकर उन्होंने बनाया। ये ही दो है जो हिटलर और मुसोलिनी, उन्होंने ही होलोकॉस्ट करवाई, यानी लाखों जूं को गैस चैम्बर्स में मारा, ताकि ये पूरा पैराडॉक्स जो है इनके साथ दोस्ती, वो आप समझ लीजिए कि ये फेक है। ये बच्चे मारे जा रहे हैं, डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं, ये अस्पताल तोड़े जा रहे हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। इतना बड़ा जेनोसाइड रिकॉर्डेड ऑन कैमरा वर्तमान में आपके समकालीन, यानी रिकॉर्ड हो रहा है या लाइव में आप देख रहे हैं, ऐसा दुनिया के इतिहास में आज तक पहली बार हुआ है। ये देखिए, आप पैराडॉक्स देखते जाइए। यूनाइटेड नेशंस में हम फलस्तीन के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन हथियार बेचना, साझेदारी करना, ये सब नेतन्याहू के साथ करते हैं। ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। फिर ये लोगों के समझ में आता है, चला हम फलस्तीन के साथ है या इजराइल के साथ है। फिर यही किस्सा दोहराया गया है हमारा यूक्रेन में। जेलेंस्की को मिलते हैं, दूसरे दिन सफाई देने के लिए पुतिन के पास। अब जेलेंस्की भी यहूदी है। हाँ। आप समझिए, जेलेंस्की अगर आप पुतिन के साथ है तो जेलेंस्की यहूदी है। यूक्रेन में आप बम मारने के लिए पुतिन को मदद कर रहे हैं, ताकि इनके अंतर विरोध का कोई सीमा ही नहीं है। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो एक अलग टॉपिक है, और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक पर हम पहुंचे कैसे। हाल ही में अल जज़ीरा की ओर से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की गई थी। वो डॉक्यूमेंट्री थी गाज़ा के ऊपर, कि किस तरह से गाज़ा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहाँ के अस्पतालों को किस तरह से ख़त्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जो मरीज़ हैं वो कैसे परेशान हैं, लोगों को खाने पीने की दिक्कत है। और केवल गाज़ा की बात करें या पूरे पैलेस्टीन की बात करें तो लगभग सभी जगहों पर इसी तरह के हालात हैं। अब ये वाला वीडियो मैंने देखा, और आज जो हमारे मेहमान हैं राजू परुलेकर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम दोनों ने देखा और इसके बाद हमने बहुत चर्चा की, तो मुझे लगा कि एक वीडियो इस पर भी करना चाहिए। मैं कमेंट सेक्शन में जो अल जज़ीरा की ओर से जो वीडियो किया गया है वो भी मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा, और मैं आपसे एक अपील करूँगा कि अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ताकि पता तो चले आपको भी कि दुनिया में हो क्या रहा है, ख़ास तौर पर पैलेस्टीन में क्या कुछ हो रहा है, इज़राइल की सरकार किस तरह से और किस हद तक वहाँ पर गई है, वो हम देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद आज ये वीडियो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तमाम सबूत मौजूद हैं, तमाम वीडियोस मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ में जिस तरह से अन्याय किया गया, सभी चीज़ें दोस्तों सामने आने के बावजूद दुनिया में कोई कुछ नहीं कह रहा, कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये वीडियोस और ये डॉक्यूमेंट्री के बारे में हम क्या सोचते हैं, इसके बारे में क्या चर्चा की जानी चाहिए, या इसे लेकर क्या सोचा जाना चाहिए, आज चर्चा इसी पर करेंगे। राजू सर, इसी से हम शुरुआत करते हैं। हमने वो वीडियोस देखे हैं, आपने वो वीडियोस देखे हैं, अस्पतालों को तोड़ा गया, छोटे बच्चों को मारा गया, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया, उनके जो घर थे उसे पूरी तरीके से बर्बाद किया गया। उसके बावजूद कहीं पर कोई कुछ नहीं कहता, केवल सोशल मीडिया पर कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहले ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ज़ियोनिज़्म एक अलग बात है और यहूदी धर्म एक अलग है। यानी ज़ियोनिज़्म, यानी जैसे हमारे देश में हम हिंदुइज़्म कहते हैं, वो अलग है। यानी हम सब हिंदू हैं ऐसा मानते हैं। हिंदू एक्चुअली धर्म नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग सुविधा के लिए पकड़े तो। लेकिन हिंदुत्व या जय श्री राम ऐसा कोई बोले तो वो आरएसएस कल्ट है। तो नेतन्याहू और उनके जो फार राइट विंगर जो साथी हैं, तो हर्ट्ज नाम की एक पत्रिका निकलती है इजराइल से, वो खुद ही लेफ्ट लीनिंग है उन्होंने, और सेंट्रिस्ट है वो लगातार इनके ऊपर नेतन्याहू और जो ये एक्सट्रीम राइट है उनके ऊपर हमला करते रहते हैं। तो वो जो सत्ता में हैं नेतन्याहू और उनके जो साथी, ये एक तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, दूसरा उनके ऊपर मुकदमे चल सकते हैं, तीसरा नेतन्याहू खुद नहीं चाहते कि ये जंग ख़त्म हो ताकि उनको सत्ता से उतरना पड़े। उनको सत्ता से उतारने के लिए इजराइल की जनता बड़े पैमाने पर रास्ते पे उतर चुकी है कई बार।
लेकिन हालात ये है कि देखिए ऐसा है कि यहूदी लोग जो है वो आपको तो मालूम है कि उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ था और बहुत बड़ा होलोकॉस्ट का हुआ था। ये जो भक्त लोग जॉर्ज सोरोस करके सबको बोलते हैं, जॉर्ज सोरोस एक होलोकॉस्ट सर्वाइवर है, यानी एक यहूदी के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं। भक्त लोगों को ये पता चलना चाहिए। तो ये हॉलोकॉस्ट के बाद पूरे यूएस में या अनेक कई जगह पर जो फैले हैं यहूदी, उनकी बुद्धि, प्रतिभा, मेधा और उनके एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी वजह से वो बहुत बड़े बने, बहुत बड़े पैमाने पर। कई साइंटिस्ट, कई आप नाम लीजिए, रॉथस्चाइल्ड ने शुरुआत की, लेकिन फंड्स जो हैं, फंड मैनेजर्स, बैंकर्स, सारा व्यापार, उद्योग, विज्ञान इनके हाथ में है। और समझ लीजिए कि अमेरिका में अगर जियोनिज्म के खिलाफ कुछ बोला जाए तो वो यहूदियों के खिलाफ माना जाता है। यहाँ एक पेच है, ये दो अलग चीज़ें हैं, ये समझता नहीं। जैसे कि कोई भगवा लेके गया तो आपको क्या बोलेंगे कि यार तुम लोग हिंदू लोग क्या है, लेकिन हम लोग उसमें शामिल ही नहीं है। सही बात है। अब हर इजरायली ये तो कह सकता नहीं कि मैं उसमें शामिल नहीं। अब आइंस्टाइन खुद यहूदी थे, लेकिन वो इजराइल बनने के पक्ष में नहीं थे, जैसे गांधी जी इजराइल बनने के पक्ष में नहीं थे, अलग राष्ट्र। लेकिन हुआ यूं कि फिलिस्तीन की जो भूमि है वहाँ पर इजराइल बना, ये अब सच्चाई है। अब ये देश बना, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के, नाटो के, पश्चिमी देशों के, सबसे बड़े अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट है। क्योंकि तेल जो है वो बाद में उसकी जो खोज हुई, यानी पूरा अरब वर्ल्ड में, वो तेल को कब्ज़े में रखने के लिए जो होड़ लगी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, नाटो की, यूएस की, उसमें एक बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए वहाँ एक ताकत होने की ज़रूरत थी। वो ताकत उनके लिए एक हथियार होना ज़रूरी था, तो वो इजराइल बना। और दूसरी तरफ यूएस में लॉबिंग, बैंकर्स, लॉबिस्ट, पॉलिटिशियंस, इंटेलेक्चुअल्स और बहुत बड़े वैज्ञानिक जू रहे हैं, यानी फिल्म मेकर। तो स्टीवन स्पिलबर्ग लीजिए, मार्क जुकरबर्ग लीजिए, यानी इलॉन मस्क, यानी आप नाम लो। तो उसकी वजह से सारी जो फाइनेंशियल कैपिटल है देश की, कल्चरल कैपिटल है, यानी आप फिल्म उद्योग में लीजिए तो कल्चरल कैपिटल हो गया, फिर पॉलिटिकल कैपिटल है, वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज़ की, अमेरिका की यहूदियों के हाथ आई। तो अब ये जो एक्सट्रीम राइट, फार राइट जूज जो हैं, यानी नेतन्याहू और उनके और फार राइट साथी हैं जो सत्ता में है अभी इजराइल के, ये कोएलिशन है, वो इसका मतलब इजराइल नहीं है। इजराइल एक अच्छे लोगों का देश है, यानी जो बहुत कल्चर्ड है और लोकतांत्रिक देश है। लेकिन नेतन्याहू और उनके जो साथी हैं, जो वॉर क्रिमिनल्स माने जाते हैं अभी, उन्होंने इस छवि को ही बर्बाद कर दिया। यानी आप किसी भी क्षेत्र में नाम लीजिए और उसमें महत्ता जिसकी है, वो व्यक्ति आपको जू मिलेगा। अब ये भक्तों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो मोदी भक्त है, भाजपा के भक्त है, उनके बातों में पैराडॉक्स है। इसलिए मैं ये यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये डेविड को मानते हैं और ये एकेश्वरवादी है, यानी एक ईश्वर को मानते हैं। ये लाइन है, यानी पहले वो डेविड, फिर जीजस, फिर ये पैगंबर, अपने पैगंबर साहब, यानी मुस्लिमों के जो मोहम्मद पैगंबर साहब। तो PUBH तक वो लाइन सीधा जाती है। अब ये देखिए, मोहम्मद पैगंबर साहब के सारे अनुयायी अरब वर्ल्ड में फैले हुए हैं और फलस्तीन, गाज़ा यहाँ पर फैले हुए हैं। तो ऐसे तो उनमें, और ये सब, इसका सारे धर्मों का जो केंद्र है वो जेरूसलेम है। तो वैसे देखा जाए तो इनमें भाईचारा होना चाहिए। अब हिंदुओं के लिए जू भाई भाई बोलते हैं यहूदी, तो यहूदियों के धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो वो बीफ को अपना फूड मानते हैं और बीफ खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। गाय को खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। और वो भी जो एकेश्वरवाद को नहीं मानते, यानी कई ईश्वर है जिनके, जैसे हिंदू,
उनको काफर मानते हैं, जैसे कि मुस्लिम मानते हैं, समझे। तो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं, एक बात। दूसरी बात, आरएसएस जैसा जो संगठन है वो प्रेरित हुआ है मुंजे या उस टाइम में हेडगेवार, इन लोग प्रेरित जो हुए वो हिटलर और मुसोलिनी से होकर उन्होंने बनाया। ये ही दो है जो हिटलर है और मुसोलिनी, उन्होंने ही होलोकॉस्ट करवाई, यानी लाखों जूं को गैस चैम्बर्स में मारा, ताकि ये पूरा पैराडॉक्स जो है इनके साथ दोस्ती, वो आप समझ लीजिए कि ये फेक है। यानी यहाँ की तरफ से, अंधभक्तों की तरफ से। अब इजराइल की जो सत्ता में है नेतन्याहू और उनकी पूरी गैंग जो अभी काम कर रही है फार राइट, उनके लिए यूटिलिटी है मोदी सरकार और बाकी अडानी इनकी, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। माय फ्रेंड बीवी एंड माय फ्रेंड, ये सब चल रहा है उनमें। इसकी वजह यूटिलिटी है। इजराइल को भूमि कम है, एक बड़ा देश जिसमें बहुत सारे पॉपुलेशन हो साथ में चाहिए, तो वो भारत है। और ये सत्ता में जो है वो वल्नरेबल है, उनको दुनिया की कोई जानकारी नहीं, पढ़ाई लिखाई तो कुछ की नहीं है, और ये ऐसे लोग चाहिए, तो उनका कोएलिशन एक बन गया है। तो आपको ये रिलेशन का मैं पता चला, इसलिए हाइफा पोर्ट अडानी को दिया गया जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और अडानी बहुत तकलीफ में था। और हाइफा पोर्ट के चेयरमैन इसको बनाया गया जो एम्बेसडर थे इजराइल के यहाँ पर इंडिया में। तो ये सारी बातें जो है वो एक सिंडिकेट की तरह की गई है, तो वो सिंडिकेट की तरह नेतन्याहू और उनके साथी काम करते हैं। तो नेतन्याहू और उनके साथी जो सत्ता में है, इसका मतलब इजराइल और यहूदी नहीं, ये बात आप समझिए। इनफैक्ट कई यहूदी जो है वो दुनिया भर में आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि गाजा में जो हो रहा है वो बड़ा शर्मनाक है, और होलोकॉस्ट की वजह से हमारे अस्तित्व को खतरा हुआ, और ये जो गाजा में हो रहा है उससे वजह से हमारी गुडविल और वजूद को खतरा हुआ, ये बोल रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, जैसे हमारी और आपकी आवाज़ ये मोदी सरकार दबा रही है, यानी हमारी आवाज़ को वॉल्यूम ही नहीं आ रहा है। तो वैसे ये सीन है। अब गाजा में जो हो रहा है वो लेबनान, वहाँ ईरान, इराक, जॉर्डन, सब जगह पे, और वहाँ पर सूडान भी उसमें, तो वो जो नरसंहार हो रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, और जो लोग निर्दोष, आपने वो फिल्म देखी, मैंने वो रिकमेंड ही की कई लोगों को, कि वो देखने के बाद आपको लगता है कि ये बच्चे मारे जा रहे हैं, डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं, ये अस्पताल तोड़े जा रहे हैं, ये घर तोड़े जा रहे हैं। इतना बड़ा जेनोसाइड रिकॉर्डेड ऑन कैमरा वर्तमान में आपके समकालीन, यानी रिकॉर्ड हो रहा है या लाइव में आप देख रहे हैं, ऐसा दुनिया के इतिहास में आज तक पहली बार हुआ है। और वो नेतन्याहू की लीडरशिप के नीचे इजराइल के सरकार ने किया है। मैं सरकार बोल रहा हूँ, जनता का समर्थन जरूरी नहीं है। मोदी ने डिमोनेटाइजेशन किया तो जरूरी नहीं लोग सहमत थे। तो ये जो हुआ ये इतना खतरनाक है। इससे क्या हो गया, एक तो इंटरेस्ट होने की वजह से, अपने फाइनेंशियल, कल्चरल, कैपिटल और पॉलिटिकल इंटरेस्ट होने की वजह से अमेरिका इजराइल से पीछे नहीं हट सकता था। अब इजराइल मतलब इजराइल की जनता, ये एक व्याख्या के रूप में ठीक है, लेकिन मदद तो सरकार को ही पहुंचानी पड़ती है ना, तो सरकार ने मदद मांगी तो देनी पड़ी। तो अमेरिका आज अगर ट्रम्प चुन के आए हैं, उसमें अरब अमेरिकन जो हैं उनका बड़ा हाथ है, क्योंकि वो गुस्सा है जो बाइडेन सरकार पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने हथियार सप्लाई किए, गाजा का जो डिस्ट्रक्शन हुआ और लेबनान, और वहाँ पर जो इन्होंने जिस तरह से बच्चे, बूढ़े, औरतें, अस्पताल, डॉक्टर सबको मारना शुरू किया बम डालकर, तो वो उससे वो आहत हुए और ये वोटिंग हुई है। अब ये आप गलत मत समझिए कि ट्रम्प भी कोई रुकने वाला नहीं है ये बात को लेकर, क्योंकि ये अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऐसी है कि अगर मैं भी कल अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मैं भी रुक नहीं सकता। मेरी मानवता एक तरफ और मेरे देश के इंटरेस्ट जो हैं वहाँ के बैलेंस ऑफ पावर वो दूसरी तरफ। अब ये कहानी का सबसे बड़ा सार क्या है, यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये स्थिति जो है अमेरिका की और पश्चिमी देशों की, कई सारे नहीं, कुछ आयरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल अब बाहर आ गए, साउथ अफ्रीका तो पूरा होकर, लेकिन ज़्यादातर देशों की इसका फ़ायदा नेतन्याहू उठा रहा है।
जैसे कि भारत देश की आबादी, इतना बड़ापन, बड़ी संस्कृति, इतनी भूमि, इसका फायदा मोदी उठा रहे हैं दुनिया में जाकर अडानी के लिए, वैसे ही एग्जैक्टली नेतन्याहू कर रहे हैं। अब ये आप कहेंगे ये ब्लैकमेल है कि नहीं, तो नैतिकता पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होती, तो उस तरह से हो रहा है। अब इसमें फिलिस्तीनी लोगों का जो राष्ट्र है उसकी कोई अहमियत किसी को नहीं है। इतने लोग मर रहे हैं, मुझे लगता है कि यहूदियों जितना संवेदनशील ऐसी मास मर्डर के लिए दूसरा कोई कौम नहीं होगी, क्योंकि उनके साथ ये घटा है एक ज़माने में, और वो घटा है। वो पढ़ने के, मेरे पास इतने सारी किताबें, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। वो पढ़ते हुए मैं रुक जाता हूँ, आंखों से आंसू आ जाते हैं, जो जर्मनी ने, हिटलर ने किया हो। तो उनको इतने बड़े पैमाने पर अपने निर्दोष फैमिलीज़, परिवार वाले, छोटे बच्चे, बूढ़े, घर तबाह होते, अस्पताल, उनसे ज़्यादा कोई समझ ही नहीं सकता इस बात को। इसमें पैराडॉक्स ये है कि ये उन्हीं का प्रधानमंत्री और उसके कुछ साथी कर रहे हैं, जो एक तरह से क्रिमिनल सिंडिकेट बना चुके हैं एशियन जियोपॉलिटिक्स में, जिसके साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री अडानी, ये लोग सब मिले हुए हैं। अब अडानी इजराइल से हथियार लेते हैं, उसको इधर का नाम देते हैं और वो बेचते हैं, तो आर्ममेंट में भी आ गए। अब मुंद्रा पोर्ट का ड्रग का तो स्टोरी आपको मालूम है, उसका कोई हिसाब नहीं। तो कुल मिला के एक पाब्लो जैसे चला रहे थे, वैसे ये एशिया एक नियो पाब्लोस के हाथ में चला गया है। लेकिन सर, जो तस्वीरें सामने आती हैं, इंडिया पर भी हम बात करेंगे। इंडिया कोलंबिया में पाब्लो ऐसे ही मारता था जी, ब्लास्ट करता था, प्लेन उड़ा देता था। अब एक व्यक्ति था, वो उसकी गैंग थी, उसके कैपेसिटी में जितना कर सकता था वो कर रहा था। यहाँ पूरा देश है और उसके पीछे इतने सारे देश है, तो वो जितना तबाह कर सकते थे बिंदास कर रहे। लेकिन फिर इसको रोक क्यों नहीं लगता? फिर एक तरफ हम यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इक्वल राइट्स की बात की जाती है, और हर रोज़ जब मैं और आप बात कर रहे हैं, अभी मैंने चेक किया था कि रात से लेकर सुबह तक 54 और पैलेस्टीनियंस को वहाँ पर मारा गया, 54, और ये ना जाने कितने हजार बच्चों को मार चुके हैं। नहीं, आप अब वो पैलेस्टीन गाजा में आप देखिए, कोई इमारत यानी बिल्डिंग खड़ी बची नहीं है, जहाँ पर बहुत अच्छा म्यूज़िक बजता था, बहुत अच्छा खाना पकता था, बहुत अच्छी चाय पी जाती थी, शाम को इंटेलेक्चुअल्स बातें करते थे, ये सारी चीज़ें थी। हमारे लोगों को, यानी हिंदू धर्म के जो कट्टरवादी है, यानी सांप्रदायिक लोग हैं, आरएसएस बीजेपी के और उनके भक्त, अंधभक्त, उनको इस बात की खुशी इसलिए है क्योंकि सिर्फ ये लोग इस्लामोफोबिक है, इसलिए वो खुश हैं। बस ये खुश है, उनको कुछ भी नहीं मालूम कि ये कौन सी बड़ी सभ्यता थी। इन्होंने यहूदियों को किस स्थिति में 1948 में पनाह दी, हुआ क्या था, ये भूमि किसकी है, वहाँ प्रार्थना तीनों धर्मों की कैसे की जाती है, ये सारे धर्म में एक लिनेज है, यानी ये पूरी एक लाइन है 3 धर्मों की, पहले यहूदी, फिर क्रिश्चियनिटी और फिर इस्लाम। ये कुछ भी नहीं मालूम, इनको लगता है बस वहाँ के अब्दुल टाइट हो रहे हैं। इनके अनपढ़ता की कोई सीमा नहीं है। तो उन्होंने एक कल्चर दिया, उन्होंने एक सभ्यता दी, लोगों को सिखाया, लोगों को अलग तरीके के सोचने का एक सोच विचार दिया, और लोकतंत्र में इनकी एक अपनी अहमियत है। और भारत का खास करके देखिए, अब एक महान व्यक्ति का चरित्र होता है, उसकी दृष्टि होती है, वो महान ही होती है। महात्मा गांधी जी ने लिखकर अपनी खुद का उनका न्यूज़पेपर, अखबार था, उसमें लिखकर इज़राइल बनाने का विरोध किया था। अच्छा, हाँ, फिलिस्तीन में इज़राइल बनने का विरोध किया था। उस टाइम से भारत की एक भूमिका रही है। अब फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले देशों में से हम एक हैं, भारत। और यासर अराफात की जो संगठन था, उसके और भारत के बहुत गहरे रिश्ते थे। हालांकि फिलिस्तीनी लोग और गाज़ा के लोग, लेबनान और ईरान, इनसे हमारे बहुत खूबसूरत और अच्छे रिश्ते रहे हैं। और ईरान दुनिया का 4था नंबर का तेल सप्लायर देश है, और भारत को वो दोस्त मानता है।
जबकि यहाँ के लोग बस उनको इतना ही मालूम है कि मुसलमान है, वो शिया है, वहाँ के सुन्नी देशों से उनका थोड़ा अच्छा नहीं है, उनका इराक से वॉर, कुछ भी नहीं मालूम इनको। इनको लगता है बस मुसलमान है बस। ये एक तरह का इस्लामोफोबिया है। और इस्लामोफोबिया को नेतन्याहू और उनकी जो साथी हैं क्रिमिनल सिंडिकेट, वो बढ़ावा दे रहे हैं। और इसमें एक अडानी का बहुत बड़ा रोल है, और वो किसी भी इंटरनेशनल क्रिमिनल से कम नहीं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट भी आई थी कि दुनिया भर एक्चुअली में ये मोडानिज्म है। हाँ। और ये एक्सट्रीम जियोनिज्म है, जिनका कोएलिशन आशिया को और मानवता को तबाह कर रहा है। जी, उसी से जुड़ा हुआ मैं कह रहा था कि अभी एक हाल ही में रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया कि ये चेक किया गया कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पैलेस्टीन को लेकर फेक न्यूज़ कहाँ से आ रही है, और नंबर 1 पर भारत था। तो इतना सोशल मीडिया पर इसका यूज़ करना, एक तरीके से सेलिब्रेट करना वहाँ के जो लेकिन सर इतनी नफरत है क्या हमारे लोगों में? क्योंकि अगर वो छोटे बच्चे मर रहे हैं लेकिन वो मुसलमान है तो इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुश हो रहे हैं, तो ये हम जा किस तरफ रहे हैं? देखिए, सावरकर और गोलवलकर जो लिख कर गए हैं, और मोदी और शाह जो कृति कर रहे हैं, उसमें सिवाय नफरत के कुछ भी नहीं है। और उस नफरत में यह भी शामिल है कि दुश्मन के बच्चे, बूढ़े, औरतें कुछ भी मत देखो। सावरकर ने तो अपने किताबों में अपने दुश्मन यानी ये कौम के औरतों का रेप भी, उसका भी समर्थन किया है। और वही ये एक्सट्रीम फार राइट नेतन्याहू के लोग भी कर रहे हैं, देखा आपने। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नफरत है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मोहब्बत नहीं है। और दूसरा ये जो है कि मोडानी को व्यापार करना जो है, यानी ऑलिगार्क बनाने हैं, उसके लिए उसके बदले में इजराइल की ये जो सत्ता में जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि विरोधी दल है और भी लोग हैं बहुत जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है भारत अपना मित्र है, मोदी नहीं। नेतन्याहू मोदी के मित्र हैं, भारत के मित्र नहीं है। अगर नेतन्याहू भारत के मित्र होते तो मोदी को सपोर्ट नहीं करते, वो भारत को सपोर्ट करते। भारत की जनता की अच्छाई भलाई किसमें है, उसको सपोर्ट करना है, अडानी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए उनको। लेकिन ये पर्सन स्पेसिफिक होने की वजह से ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक हो गया, क्योंकि हमारी विदेश नीति एक कहती है, देखिए आप पैराडॉक्स देखते जाइए, यूनाइटेड नेशंस में हम फलस्तीन के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन हथियार बेचना, साझेदारी करना, ये सब नेतन्याहू के साथ करते हैं। ये बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। फिर ये लोगों के समझ में आता है, साला हम पैलेस्टीन के साथ है कि इजराइल के साथ है। फिर यही किस्सा दोहराया गया है हमारा यूक्रेन में। जेलेंस्की को मिलते हैं, दूसरे दिन सफाई देने के लिए पुतिन के पास जाते हैं। अब जेलेंस्की भी यहूदी है। हाँ। आप समझिए, जेलेंस्की अगर आप पुतिन के साथ है तो जेलेंस्की यहूदी है। यूक्रेन में आप बम मारने के लिए पुतिन को मदद कर रहे हैं, ताकि इनके अंतर विरोध का कोई सीमा ही नहीं है। ये अपने आप में गिर क्यों जाएंगे? क्योंकि इनको अपनी सोच नहीं है। ये फायदे के लिए वो तत्कालिक भूमिका ले रहे हैं, यानी जो आज के लिए ठीक है चलो कर दिया, तो इसमें फंसे हुए हैं। इसलिए इनका फ्रॉड्यूलेंट बिहेवियर जो है वो ना पॉलिटिकल है, ना कल्चरल है, ना फिनेंशियल है। ये एक गैंगस्टर का रोल है। ये हिंदुस्तान के लिए मैं बोल रहा हूँ। दूसरी जगह जो मास मर्डर हो रहा है या जेनोसाइड हो रहा है गाजा में, उसके लिए नेतन्याहू और उनके सारे साथी जिम्मेदार है, और उनको इंटरनेशनल कोर्ट ने सजा देनी चाहिए, यानी ये इंटरनेशनल कोर्ट। लेकिन आपको मैं बात बताऊं कि लीग ऑफ नेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, उसका सेकंड वर्ल्ड वॉर तक जो हालत होगी वही हालत आज यूनाइटेड नेशंस की है। कोई पूछता नहीं है उसको, या उसके जो आदेश आते हैं उसको सब फेंक देते हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट ने तो पुतिन के लिए अरेस्ट ऑर्डर है, कहाँ अरेस्ट हो रही है उनको, यानी किस देश में अरेस्ट होगी, कौन करेगा, किसकी हिम्मत है? वैसे तो नेतन्याहू को भी है, तो उनके खिलाफ मुकदमे साउथ अफ्रीका ने डाले हुए हैं, स्पेन उनके खिलाफ है, आयरलैंड बोल रहा है। लेकिन ये सारी बातें तब आप अमल में ला सकते हैं जब ओवरऑल दुनिया का, यानी खास करके अमेरिका और पश्चिमी सभ्यता का कॉन्शियस जाग जाए। उसके लिए बहुत सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे हैं, कई जगह हो रहे हैं,
और वो अभी एक हाल ही में एक यहूदी में मैं भूल गया नाम, वो यहूदी फिल्म मेकर जिनको औरत उनको अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने वो गाजा के लोगों को समर्पित किया। हाँ। तो ये जो कॉन्शस है, ह्यूमन कॉन्शस, ये जग नहीं जाता तब तक इसके ऊपर उपाय नहीं मिलेगा। और फिलिस्तीन को उनकी भूमि देनी चाहिए, उनका अपना राष्ट्र आबाद होना चाहिए, और उनके बच्चे, उनकी माँ, उनकी माएँ, उनके अस्पताल, उनके स्कूल जो भी तोड़े गए हैं वो फिर बनाकर देने चाहिए पूरी दुनिया को। ये बहुत ही गलत हो रहा है और ये हमारा मॉरल आईक्यू नीचे आ रहा है पूरी दुनिया का। मैं जब भी गाजा का रोज न्यूज़ पढ़ता हूँ और वहाँ देखता हूँ बच्चों का जो हो रहा है अंत, तब मुझे लगता है कि हम ऐसे, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है उनकी इतिहास में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनक्रोचमेंट करने वाले बिल्डर होते हैं ना, वो वहाँ के झुग्गी झोपड़ी वालों को किस तरह से बिहेव करते हैं, उनको मारते हैं, जो खून भी कर देते हैं, सारा पुलिस स्टेशन मैनेज होता है, फिर वो वहाँ पर इमारतें बनाते रहते हैं, फिर वो इमारतों में अपने लोग रहने लगते हैं, उनके लोग। तो यही सेम आप पैटर्न समझ लीजिए बड़े पैमाने पे इजराइल की सत्ता कर रही है, और उसको पश्चिमी सभ्यता के जो नैतिक मापदंड है, नैतिकता है, उसको उससे नीचे गिर के वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी एक और वजह है कि उनके मन में, अब यूरोपियन कंट्रीज कई हैं, जैसे कि जर्मनी है, कई हैं, उनको एक बहुत गिल्ट है हॉलोकॉस्ट का। तो वो गिल्ट की वजह से वो किसी भी बात को मदद करते हैं इजराइल के। लेकिन वो गिल्ट फलस्तीन पे क्यों निकाल रहे हो भाई? फलस्तीन ने तो होलोकॉस्ट नहीं किया था, सही बात है, ना ही फलस्तीन का और हिटलर का वैसे कोई संबंध नहीं था। आपने उन्होंने तो उनको मारने के लिए नहीं, आप उसका गुस्सा जो है वो जर्मनी का अपना देखें, या बाकी जो देश है। यहूदियों के लिए रशिया भी कोई खास अच्छा देश नहीं रहा। लियोन ट्रॉट्स्की ने लेनिन जब सोवियत यूनियन के सब कुछ बने, सुप्रीमो बने, तो ट्रॉट्स्की की भूमिका में एक कंपोनेंट ये भी था कि मैं जू हूं तो एक्सेप्टेंस नहीं होगा मेरे लिए, सबके लिए। तो यूरोप में एक ओवरऑल एक भावना रही है इनके खिलाफ, तो उसका गिल्ट है अब यूरोप को। वो गिल्ट अमेरिका में भी है। एक तरफ पावर बैलेंस, दूसरी तरफ तेल, तीसरी तरफ अरब कंट्रीज, और चौथी तरफ ये गिल्ट, ये मिलके फिलिस्तीन का बलि जा रहा है। लेकिन सर, जैसा हमने देखा था इवन हिटलर वाले केस में, वहाँ पर न्यूरमबर्ग ट्रायल हुए, वहाँ पर जो दोषी थे उनको सज़ा दी गई, तब सभी चीज़ों को सामने लाया गया। फिर उससे लेकर अब नेटफ्लिक्स पर मैंने देखा कि एक शो भी बना है पूरे न्यूरमबर्ग ट्रायल को लेकर। यहाँ पर तो एविडेंस इतने हैं, यहाँ पर तो गाने बनाए जाते हैं कि हम तुम्हारे, अगर उसका लूज ट्रांसलेशन हिंदी में करूँ, कि हम तुम्हारे गाँव में आएंगे और तुम्हारे गाँव को जला देंगे। और वहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर मुसलमानों के लिए हिंदू आतंकवादी संगठन है, यही बातें बोलते हैं, यही गाने बनाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, हेमंत बिस्वा शर्मा से यही बात बोलता है। वो कहाँ से आई है, समझिए। हाँ, तो ये इतने सबूत, इतनी तस्वीरें, सभी कुछ मौजूद है, कुछ नहीं होता। और 1 साल के ऊपर हो गया। और अगर आप वो तस्वीर भी देखें, जो वो अल जज़ीरा के हम वीडियो की बात कर रहे हैं, इमारतें ठीक ठाक हैं, कोई नहीं रहता, लेकिन अब इन्होंने ये किया कि इमारतों को तबाह कर दिया है ताकि ये वापस आ भी ना सकें। तो इस तरह के हालात होने के बावजूद अगर कोई उन पर हमला नहीं करता, क्या वो इतने ताकतवर हैं? क्या उनके पास इतना पैसा है? क्या उनके इतने फंडिंग है कि उनके बिना चल नहीं सकता देश या दुनिया? और अगर ऐसा है तो फिर हम कहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात करते हैं या फिर न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हालात ऐसे हैं? देखिए, ये हवा दिखाते हैं हमास का। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ है, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक हम हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं। लेकिन सोहित, मुझे बताओ, जिनका दमन हो रहा है वो अपने दमन का प्रतिकार कैसे करे, ये बताने वाले हम कौन होते हैं? सही बात है। हम हमास को या फिर ईरान को ये क्यों बताने जाने वाले कि तुम क्या करो और क्या नहीं करो, तुम अहिंसा से करो, तुम ये करो, सत्याग्रह करो, ये सब हम कैसे बता सकते हैं? लेकिन नेतन्याहू कौन सा अहिंसा का इस्तेमाल कर? एग्जैक्टली। तो हमास की वजह से मैं ये कह रहा हूँ। ये कहना गलत इसलिए है कि जब हमास नहीं था तब भी नेतन्याहू टाइप के जो गुट था, जो राइट विंगर, वो यही कर रहे थे।
तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये तनाव रहा है। और आप आखिर ऑपरेसर को जब लड़ना पड़ता है तो आप उसकी भूमि पे आक्रमण करते हैं। तो आप देखिए फिल्मों में या फिर OTT प्लेटफॉर्म पर सारी जगह जो स्टोरीज है और फिल्में बनी हैं वो मोसाद के इंटेलिजेंस की ग्लोरिफिकेशन है जी। फौदा देखिए, हाँ, प्रोपोगेंडा है वो। वो अपनी स्टीवन स्पिलबर्ग की एक फिल्म है म्यूनिक, वो देखिए, उसमें मोसाद को इंटेलिजेंट दिखाया और उनका करना जो है उसको वो सही बताया। हाँ वो नहीं सही बताया नहीं है, वहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन आप देखते देखते आप प्रोटोगोनिस्ट के साथ जाते हो, आपको लगता है ये सही है। वो सटल होता है, वो ऐसा डायरेक्ट नहीं करते। इतने बड़े प्रतिभाशाली लोग जब प्रोपागंडा करते तो भी मज़ेदार करते हैं। तो बात यह है कि ऐसा नहीं है एक्चुअली। इनह्यूमन और ह्यूमन ये दो ही पक्ष होते हैं। तो इनह्यूमन होता है वो इनह्यूमन ही होता है, और ह्यूमन होता है वो ह्यूमन ही होता है। गांधी जी का आपको स्टैचू हर दुनिया की जगह हर जगह मिलेगा, और नेल्सन मंडेला से बराक ओबामा साहब तक सब लोग उनको मानते हैं। इसकी वजह यही है, गांधी जी ने कभी इसमें रेखा नहीं खींची कि चलो ये हमास के लिए बस ये चल सकता है, ऐसा नहीं कुछ किया। तो बात यह है कि आज नैतिक नेतृत्व करने वाली कोई शक्ति इस दुनिया में बची नहीं है। आप न्यूरेमबर्ग ट्रायल की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे नाजी ऑफिसर्स और नाजी टॉप लीडर्स अर्जेंटीना में जाकर छुपे। उससे भी अब बड़े आश्चर्य की बात, अमेरिका में भी छुपे। कईयों का ऑटो स्कोर्जेनी नाम का एक हिटलर का लाडला पायलट था जिसने मुसोलिनी को छुड़ा कर लाया था, वो अमेरिका में बहुत बड़े पद पे पहुंच गया बाद में। तो अगर उसमें सोवियत यूनियन ना होता तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल भी नहीं होती, ये आप समझिए। देखिए, सोवियत यूनियन कोई नैतिक ताकत थी ऐसा नहीं, वो बैलेंस ऑफ पावर कर रही थी, इसलिए उन्होंने वो किया। फिर भी बहुत लोग भाग गए। बाद में इजराइल बनने के बाद एडोल्फ आइकमन को पकड़ कर लाया गया अर्जेंटीना से, आपको तो मालूम है। तो ये बातें जो है ना, तो इतने आसानी से नहीं होने वाले। अगर नेतन्याहू, मोदी, पुतिन या जो भी तानाशाह है, इनकी जो अगर ट्रायल होनी है, अडानी, इन लोगों की ट्रायल होनी है, तो एक जबरदस्त बैलेंस ऑफ पावर करने वाली ताकत चाहिए, और वो आज दुनिया में नहीं है। तो ये लोग अब नैतिकता अनैतिकता के परे हैं, आप उन तक पहुंच ही नहीं सकते। ये लेवल पे सारी चीजें जा चुकी है। अगर इंडिया के स्टैंड इसलिए गाजा, फिलिस्तीन और उसके इर्द गिर्द के इराकी वन यमन में भी जो हो रहा है उसके प्रति संवेदना और दुख और दर्द के सिवाय हम कर भी कुछ नहीं सकते। सही बात है। अगर कई बार मुझे लगता है मैं वहां जाऊं, एक बम गिरे और सब कुछ खत्म हो जाए, ताकि मुझे भी देखना नहीं पड़े और मैं उनका एक अच्छा कॉमरेड बनूं या कोई फेलो ट्रैवलर बनूं। हाँ, लेकिन इसमें यही होता है ना कि आग, कई डॉक्टरों ने ऐसा किया, यानी वो डॉक्टर इसलिए नहीं गए कि उन पे बम गिरे, डॉक्टर वहां से हिले नहीं कि हाँ। वो करते रहे अपना काम। बम गिराए इजराइल ने, डॉक्टरों को भी मारा। वो उस डॉक्यूमेंट्री में भी तो बताया कि टारगेट कर करके वो एम्बुलेंसेस को मार रहे थे। लेकिन वही है कि आग बंद कर लेने कितने सारे जर्नलिस्ट तो नहीं बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, और वो फिर भी करते रहे। तो मैं यहाँ पर वो दिखाना चाहूँ, जिन दर्शकों ने नहीं देखा है, उसमें दो तरीके के वीडियोस बताए हैं। एक वो जहाँ पर पत्रकार कहीं कहीं पर रिस्क लेते हुए घंटों घंटे बैठकर वीडियोस दुनिया तक पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ जो इजराइल के समर्थन वाले लोग थे, क्योंकि वहाँ पर बिजली और पानी नहीं थी, तो रील बनाकर बिजली और पानी दिखाते हुए लोगों को चिढ़ा रहे थे, खाना दिखाकर लोगों को चिढ़ा रहे थे। तो ये दो किस्मों जहाँ तक कि रेप किए हुए लोगों को जेल से छुड़वाया, जेल से छुड़ाया गया। हाँ, और आरोपियों के पक्ष में वहां पर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हुए। सर, अब ये सारी यानी सावरकर का सपना साकार हुआ, आप यही कह सकते हैं। इंडिया के स्टैंड के बारे में हम बात करते हैं। हमेशा से पंडित नेहरू हो, महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की भी अगर बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें, हाँ, हमेशा से इवन नरेंद्र मोदी ऑन पेपर तो प्रो पैलेस्टीन ऐसा दिखाया उनको विकल्प नहीं है। इसकी वजह यह है कि अरब कंट्रीज भले कुछ ना करे, यह सबसे बड़ी बात तो ईरान है। ईरान हमारा बहुत करीबी दोस्त है,
तो उनसे हम पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि हम तेल तो आखिर देखो, कितना भी अब्दुल आपका दुश्मन हो, तेल अब्दुल से ही आता है। तो गाड़ी तो चलानी है ना, मोदी जी को भी वो तो उनकी BMW जो भी है गाड़ी वो चलाते हैं ना, वो उनको पीछे बैठे, कभी हारे तो पीछे बैठे, जीते तो आगे बैठ के लाइट लगाते हैं। लेकिन उसमें जो तेल भरते हैं वो वहीं से आता है ना, इस्लाम से आता है, इस्लामिक कंट्रीज से आता है। तो हमारी जो नीतियां बनाई हैं नेहरू जी ने, हम लोग एक निष्पक्ष देश है, नॉन अलाइन मूवमेंट में है, अब नहीं रहे, क्योंकि अब हमको टेररिस्ट की सूची में कनाडा ने डाल ही दिया, तो बात खत्म ही होगी। लेकिन जो बनाया गया था वो ये था, और इसलिए हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, क्योंकि जिसके साथ अन्याय होगा इस देश में, दुनिया में, जो भी दुर्बल होगा, उसके साथ हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान का नेता खड़ा रहेगा। ये हमारी मोटा मोटी भूमिका थी, जिस भूमिका को मोदी सरकार ने कालिक पोत दी है। लेकिन इससे फायदा दोनों को हुआ है, नेतन्याहू को फायदा हुआ है, अदानी को फायदा हुआ है, नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ है। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजीज आए हैं कि चुनाव में उसका असर देखने मिलता है, पेगासस। और हाँ, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, फायदा क्या होता है? जीवन तो हम भी वहीं जाएंगे जहाँ मोदी जाएंगे, और अडानी भी वहीं जाएंगे जहाँ हम जाएंगे, और वो गाजा और फलस्तीन के बच्चे गए वहीं पे अडानी का भी आखिरी मुकम्मल होगा, है ना? तो फायदा क्या चीज़ होती है? आखिर आप अपने जीवन में दूसरे मनुष्य की प्रति कितनी संवेदना प्रकट कर सके, और आपके हाथ में जो भगवान ने या ईश्वर ना हो तो आप खुद ने जो ताकत पाई, वो कमज़ोर के लिए आप कितना इस्तेमाल कर सके, वो आपकी उपलब्धि है। तो उससे आप पता चलेगा कि आप भगवान के अंश हो या असुर के अंश हो। लेकिन दुनिया में सर तो अब तो ऐसे ही लगता है कि जो ताकतवर है वो ताकतवर का ही साथ दे रहा है। देखिए, दुनिया में एवोल्यूशन ऑफ या ह्यूमन रेस जो एंडेवर है पूरा, वो ऐसे ही रहा है। हम जंगल राज से ही तो यहीं आए हैं, यहाँ आए हैं, गुफा से ही यहाँ आए हैं। ऐसा कहते हैं कि जीवो जीवस्य जीवनम, ये भी मानते हैं हम ये मानते हैं कि जिसकी लाठी भैंस उसी की। लेकिन ये आधुनिक सिविल सोसाइटी का वो नहीं है, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इंसान ने और दुनिया भर के इंसान ने जो सोचना शुरू किया वो ये कि आखिरी आदमी है, जिसको महात्मा गांधी अंत्योदय कहते हैं। आखिरी आदमी मतलब भारत का आखिरी आदमी नहीं, फिलिस्तीन का भी कहो, जो दुर्बल है, जिसको दूसरा कोई चारा नहीं, विकल्प नहीं, उस आदमी को भी सबसे ताकतवर आदमी की तरफ से मदद पहुंचनी चाहिए। वो सिविलाइजेशन है। तो रिपब्लिक हो, लिबर्टी हो, फ्रेटर्निटी हो, फ्रीडम हो, ये सारी कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इक्वालिटी हो, इक्विटी हो, ये सारी कॉन्सेप्ट जो है वो उससे आई। इवन रशियन रेवोल्यूशन का उद्देश्य तो यही था। सही बात है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट्स आने के बाद अब हमको ये पता चल गया है कि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और इमोरल एक्टिविटी क्या है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए नेतन्याहू, मोदी, अडानी या बाकी जो लोग भी, पुतिन जो भी कर रहे हैं, उसको मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से आप सही नहीं ठहरा सकते। इतनी मानवता ने प्रगति कर चुका है, लेकिन मानव अपनी पतन को रोकने में नाकामयाब रहा है। ऐसे कुछ दौर इंसान की जिंदगी में या इस सृष्टि के इतिहास में आए, यह एक उनमें से एक दौर है। बुरी बात यह है कि हमें देखना पड़ रहा है। सही बात है। लेकिन इसमें एक अजीब विडंबना है, जो लोग इसका समर्थन करते हैं वो हिटलर का भी समर्थन करते हैं, वो इजराइल का भी समर्थन करते हैं, वो कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है उसके हारने पर भी खुश होते हैं और ट्रम्प के जीतने पर भी खुश होते हैं। तो हमारे देश के लोग जो इस पूरे पैराडॉक्स को देख रहे हैं और अलग अलग अपने फ़ायदे के हिसाब से कहीं पर भी खुश हो जा रहे हैं, उसे आप किस तरह से देखते हैं? ये लोग जो हैं वो बहुत कम आंकड़े में कम है, आवाज़ में ज़्यादा है, उनके पास संसाधन है, प्रोपागंडा करते हैं। लेकिन 10% भी ऐसे लोग नहीं होंगे। ये इस्लामोफोबिक, इनह्यूमन, बैरबेरिक और पूरी तरह से अज्ञानवशता के कारण मनुष्य योनि में पैदा तो हुए लेकिन मनुष्य नहीं बन सके, ऐसे लोग हैं। तो इनको एक
एवोल्यूशन में यानी मनुष्य की उत्क्रांति में गिनना भी गलत है। इनको जानवर कहना भी गलत है, क्योंकि जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं। इनको जानवर कहना भी गलत है। ये ऐसे लोग हैं जिनके वजह से मानवता और नई नई जो कल्पनाएं आती हैं मानवीय सभ्यता की, उसे भ्रष्ट और बर्बाद किया जा गया है। हिटलर उनमें से एक था, नेतन्याहू उन्हीं में से एक है, पुतिन उन्हीं में से एक है, और मोदी जी भी एक उसी में से एक है। ठीक, लेकिन आपको लगता है कि न्याय होगा, इंसाफ होगा? जिस तरह से अभी तक 1 साल से ज़्यादा हो गया, कुछ नहीं हुआ, और हम जैसे लोग जो एक तस्वीर या वो वीडियो देखकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे जैसे तो कई लोग हैं दुनिया भर में, लेकिन क्या इतने लोग काफ़ी हैं उतने दबाव बनाने के लिए कि न्याय हो, इंसाफ हो? देखिए, मैं नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन मैं आस्तिक भी नहीं हूँ। मेरा यह मानना है कि मैं नॉन थीस्ट हूँ, यानी मेरा यह मानना है कि भगवान है या भगवान नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिलिस्तीनी लोग या जो इस्लामिक कल्चर को या इस्लामिक प्रीचिंग को मानते हैं, वो लोग ये मानते कि एक दिन आएगा, क़यामत का दिन होगा, उस दिन सबको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूँ, मैं इस चीज़ को मैं तो मानूँ नहीं, क्योंकि मेरा तो इस कल्पना से ही कोई लेना देना नहीं है। भगवान नाम की कल्पना से ही मेरा कोई लेना देना, खुदा नाम की कल्पना से लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनका न्याय हम देखें ना देखें, हम जहाँ कहाँ हो, वो वहाँ जहाँ कहीं हैं वहाँ तो होकर रहेगा। न्याय होगा। इनका न्याय का मतलब आप पर्सन सेंट्रिक मत लीजिएगा। देखिए, हजारों सालों से क्रिश्चियंस पे अन्याय हुआ। आपको मालूम है, क्रिश्चियनिज्म का जो प्रसार हुआ उसमें लाखों लोग मारे गए सत्ता द्वारा, इवन रोमन्स द्वारा। आखिर रोमन सम्राट ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, तब उसके जाके क्रिश्चियनिटी पनपी। लेकिन उनके सारे लोगों के मरने के बाद क्रिश्चियनिटी इस तरह से पनपी कि उनका बलिदान कामयाब, फलदायी हुआ। तो कोई भी बलिदान है या कोई भी मूल्य व्यवस्था के लिए आप अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार होते हैं, वो बलिदान ज़ाया नहीं जाता। इतने बच्चे, इतने बूढ़े, इतनी माएँ, इतने अस्पताल, इतने डॉक्टर, इतने इंटेलेक्चुअल, इतने पत्रकार, इन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। वो नेतन्याहू की कृति की वजह से करी या अडानी की मदद से करी या और लोगों के मदद से करी, वो बात अलग है। लेकिन जो हुआ वो मानवता के लिए शर्मनाक था, लेकिन उसका फल दोनों तरफ मिलेगा। एक तरफ मीठा मिलेगा और दूसरी तरफ कड़वा मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल ये है, आपको क्या लगता है ये जो अभी की स्थिति है उसे इतिहास किस तरह से याद रखेगा? सर, इतिहास की इस दौर में आपने टेक्नोलॉजी की वजह से पहली बार मानव की पूरी कौम को बर्बाद करता है ना और नष्ट कर देता है, ये रिकॉर्डेड उसके सबूत रखे हैं। तो इतिहास को देखने की जरूरत नहीं, जब बटन दबाओ आपको दिखेगा, तो आप इसको मिटा नहीं सकते। आपने जो किया है, यानी जिसने जो किया है वो रिकॉर्डेड है, और उसने कितना भी मिटाने की कोशिश की तो किसी के पास तो है। तो अब भगवान के पास लिखा हुआ है या भगवान देख रहा है या अल्लाह देख रहा है, ये सब ज़रूरी नहीं है, ये रिकॉर्डेड है। और आप देख सकते हैं कि किसने किसके साथ क्या और किस तरह की बर्बरता की। और हमें एक सजग और अच्छे नागरिक होने के नाते हिंदुस्तान का और दुनिया का इस बर्बरता का हमेशा निषेध करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। हमें फिलिस्तीन का एक भाई होने के नाते उनके साथ कंधे को कंधा मिलाकर हमें खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आज वो दुर्बल है, वो समस्या में है। जब यहूदी समस्या में थे, उनके साथ अन्याय हो रहा था, तो हम उनके साथ खड़े थे और आगे भी रहेंगे। लेकिन आज वो साथ मुश्किल में, तो उनके साथ हम खड़े हैं। बिल्कुल। और शायद दोस्तों हमारी कोशिश भी इस वीडियो के ज़रिए वही थी कि इन तमाम मुद्दों पर ना केवल चर्चा करें बल्कि एक तरीके से अपना विरोध भी जताएं, और इतिहास में ये भी याद रखा जाए कि कई लोग थे
जो विरोध कर रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे कि कैसे चीज़ें हुई हैं, और जो चीज़ें हुई हैं ख़ास तौर पर गाज़ा में जिस तरह से उनके लोगों को टारगेट कर मारा गया और इसके ऊपर पूरी दुनिया में एक तरीके से चुप्पी रही, इसके बारे में लोग बात कर रहे थे और यही करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम जुड़े, आपने बात की। दर्शकों, मैं एक बार फिर से आपसे ये विनती करूँगा कि मैं कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का लिंक साझा करूंगा जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, अगर देखा है तो उसे दूसरों के साथ भी साझा कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप बताइएगा, हो सके तो इसे भी दूसरों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कई लोग हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और राजू सर, जिस तरह से आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इंडियनाइजेशन और इंडियंस के ज़रिए जो बताया कि ये हिटलर का भी समर्थन करते हैं, ये इजराइल का भी समर्थन करते हैं, ये जेलेंस्की का भी करते हैं और पुतिन का भी करते हैं और पुतिन का भी करते हैं, तो हम कितने और सोरोस को गाली देते हैं और जबकि वो यहूदी भी हैं, बिल्कुल, और वो होलोकॉस्ट से बचे हुए हैं गैस चैम्बर से, फिर भी उनको गाली देते हैं। तो हमारी सोच कितनी छोटी है दर्शकों, वो भी हमने दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, हम लगातार अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, ना केवल आप जुड़े, आपने सारे मुद्दे पर जानकारी दी। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।